राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और मैं हूं रिचा। साथियों, आज का जो हमारा फाइनल टीचिंग प्लान है यानी कि प्रैक्टिकल पाठ योजना जो भी है हमारा, उसका जो हमने विषय लिया है वो है साइंस यानी कि विज्ञान। उपविषय लिया है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और इसका जो प्रकरण यानी कि टॉपिक है वो है कोशिका, सेल। इससे संबंधित हम पाठ योजना बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान है। आप इसको अपने फाइनल टीचिंग प्लान में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब प्रैक्टिकल हो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको जो मैक्रो टीचिंग हो रही है उसके अंतर्गत आप एक पाठ योजना उसमें भी रख सकते हैं, या फिर माइक्रो टीचिंग में भी इसको इसका एक स्टेप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से बनाया है चलिए बताते हैं आपको। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह देती हूँ कि जो भी हमारी पाठ योजना तैयार की जाती है उसके अंतर्गत हमें पूरी तरीके से ये देखना होता है कि हमारी पाठ योजना हर तरह से अच्छी और उपयोगी हो। उसके लिए हमें कुछ चार्ट, मॉडल या जिस तरीके से भी हमें जो सहायक सामग्री प्रयोग में लानी होती है उसका पूरी तरह से प्रयोग करना होता है, जो मैंने इस पाठ योजना के अंतर्गत पूरी तरह से रखा हुआ है। बीच बीच में अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। साथ ही मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जहां इसकी आवश्यकता हो या आपके जितने भी साथी हैं और उनको आवश्यकता है तो इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। तो चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पाठ योजना में हम सबसे पहले जो हमारा पहला पेज होता है उसके अंतर्गत हमें ये डालना होता है पाठ योजना संख्या। यहाँ पर हमारी एक ही आएगी क्योंकि हमने फाइनल टीचिंग प्लान तैयार किया है इसलिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दिनांक डालनी होती है यानी डेट, कक्षा डालनी होती है जिस कक्षा का भी आप बना रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर कक्षा 8th का ये तैयार किया है। विषय हमारा विज्ञान फर्स्ट के अंतर्गत ये आता है तो हमने विज्ञान डाला है। उपविषय जीव विज्ञान है, प्रकरण कोशिका है, सेल है। और जो भी चक्र यानी कि पीरियड है हमारा वो 5th हमने लिया है, या आपके क्लास टीचर आपको जो भी बताएं आप उस चीज को यहाँ पर डाल लें। अवधि यानी कि ड्यूरेशन इसकी है 36 मिनट की। ठीक है। विद्यालय का नाम जहां पर आप इसकी टीचिंग करने गए हैं या आपके जो भी टीचर्स हैं वो आपको जो बताएं वहां पर उस विद्यालय का नाम डालना होता है। ये तो एक नॉर्मल हमारा इंट्रोडक्शन के रूप से हो गया, ये हमें ब्लैक बोर्ड पर डालना होता है। इसके बाद हम जो पाठ शुरू करते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि घटक होने चाहिए, तो वो हमारा जो है इस तरीके से आता है। जैसे शिक्षण बिंदु है तो घटक है, इसके अंदर कौन कौन से आते आएंगे वो आप यहाँ देख लीजिए। और सामान्य उद्देश्य है, इन घटक को सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता है। ये क्रम संख्या हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नंबर 1 पर हमारा घटक आता है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा आता है यहाँ पर विद्यार्थियों में निरीक्षण तथा मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा आता है यहाँ पर विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, चिंतन, आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना। चौथा आता है हमारा कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में विज्ञान से संबंधित तथ्यों को समझने और उनको जीवन में उपयोग करने की दक्षता उत्पन्न करना। तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य थे जो कि पाठ से संबंधित होते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं इसके, तो विशिष्ट उद्देश्य 2 हैं। जैसे कि अब इसके अंदर हमें यहाँ पर जब जब टॉपिक का नाम आता है तो उस चीज को हमें यहाँ पर हाईलाइट करना होता है और उसको यहाँ पर डालना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे पहला विशिष्ट उद्देश्य है हमारा कि छात्रों को कोशिका के विषय में जानकारी देना। दूसरा है छात्रों को कोशिका के विषय में ज्ञान देना। तो ये इसके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। फिर इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है शिक्षण बिंदु में, तो वो होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसके अंतर्गत आता है कि सभी छात्र कोशिका के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज। इसके अंतर्गत आता है कि सभी छात्र कोशिका नामक विषय में आंशिक जानकारी रखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये प्री नॉलेज होती है कि जैसे हमने कक्षा 8th का ये प्लान तैयार किया है तो इसी टॉपिक से संबंधित यानी कक्षा 7 में
यानी 7th क्लास के अंतर्गत वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, इसलिए उनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो यहाँ पर वही लिखा जाता है कि सभी छात्र कोशिका नामक विषय में आंशिक जानकारी रखते हैं। और फिर इसके बाद इसी पेज का जो वर्क है वो आता है सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत आप जो जो TLM यूज करते हैं उस चीज को यहाँ पर रखना होता है, जैसे कि चौक, डस्टर, ये नॉर्मली होते हैं। इसके साथ साथ जब तक पाठ योजना हमारी अच्छे से तैयार नहीं होगी तो वहां पर हम उस चीज को अच्छे से प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं और बालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प जो होता है वो होता है हमारा चार्ट, मॉडल, जो भी हम अच्छी से अच्छी सहायक सामग्री प्रयोग कर सकते हैं उसका विवरण यहाँ पर डाला जाता है, जैसे कि चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, चित्र इत्यादि जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका प्रयोग यहाँ पर लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आती है पेज नंबर 2 की विधियां। यहाँ से हम बताते हैं कि अब प्रस्तावना हमारी बनाई जाती है और बिना प्रस्तावना के यानी कि इंट्रोडक्शन के हम पाठ को शुरुआत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंतर्गत हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर रखा हुआ है और आसान से प्रश्नों का निर्माण करना होता है ताकि बच्चे जो है हमारा जो भी टॉपिक है उसको आसानी से अपने मुंह से ही निकाल सके और बालकों को ये समझ में आ जाए कि आज वो कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना में हमने प्रश्न जो तैयार किए, प्रश्नों की जो संरचना रखी है, जैसे पहला प्रश्न आता है कि हम सभी विद्यालय की छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर आता है उत्तर उनका बच्चों के द्वारा से अपने अपने घर पर। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा आता है कि घर या मकान का निर्माण किन चीजों से होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे ईंट, पत्थर व सीमेंट से। तीसरा प्रश्न इसी आंसर को रखते हुए ठीक इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी किन चीजों से निर्मित होता है। तो बच्चे ही इसका उत्तर तुरंत दे देते हैं कोशिकाओं के माध्यम से, क्योंकि उनको प्री नॉलेज थी यानी 7th क्लास की। तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि कोशिकाओं से, कि कोशिकाएं पढ़ने वाले हैं, अब उनकी समझ में आ गया। अब इसी चीज को हमें समस्यात्मक रूप में रखना होता है। तो हमने अगला क्वेश्चन हमने बनाया कोशिकाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। अब वो प्री नॉलेज रखते थे इसलिए उतनी ही जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर छात्र जो है निरुत्तर हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं होता है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, यानी कि समस्यात्मक हो गया। अब यहाँ पर हमें एक उद्देश्य कथन बनाना होता है। उस उद्देश्य कथन के अंतर्गत हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः आज हम सभी कोशिका यानी कि सेल नामक पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये चीज तो हमने यहाँ पर उद्देश्य कथन में बच्चों को बता दिया कि आज हम किस चीज का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ कि पाठ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि जो भी पाठ योजना की डिमांड है, जो भी हमारा टॉपिक है उसी से संबंधित हमने यहाँ पर ये एक चित्र रखा हुआ है। जो सहायक सामग्री है उसी तरीके से हमें यहाँ पर रखनी होती है। तो जैसे जैसे ये प्रयोग में होती चली गई है वैसे वैसे हमने इस चीज को यहाँ पर रखा हुआ है। अब पाठ का प्रस्तुतिकरण करना होता है, तो यहाँ पर हम पाठ को प्रस्तुत करने वाले होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर उसी पेज से, हमने इस पेज को छोड़ा नहीं खाली, तो यहाँ इस पेज को हमने क्या किया कि इस पेज पर और इस पेज पर हमने जो है कुछ कॉलम तैयार कर लिए, जिससे के आधार से हमें अपनी सारी क्रियान्वित योजना है उसको हम उतारते चलते हैं। पहले नंबर पर हमारा आता है कोशिका। यहाँ पर हमने शिक्षण बिंदु रखा, प्राप्य उद्देश्य रखे। अब यहाँ पर मैंने रखा है छात्राध्यापिका क्रियाएं। आप यहाँ पर जो बॉयज अगर तैयार करते हैं तो वो लिखेंगे छात्राध्यापक, और अगर लड़कियां तैयार करती हैं तो छात्राध्यापिका। इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है छात्राध्यापिका क्रियाएं। दूसरा आता है यहाँ पर छात्र क्रियाएं, क्योंकि यहाँ पर आप समझाओगे, बच्चे यहाँ पर अपनी क्रियाएं करेंगे। फिर उसके बाद आता है विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री। इस तरीके से हमने ये कॉलम तैयार किए हैं। 6 नहीं है, इसमें है हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 कॉलम हमने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमने शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो है यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कोशिका। यानी कोशिका हमने टॉपिक लिया है तो हमें पहले उसको अच्छे से समझाना होता है कि कोशिका क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में कोशिका आ गया,
प्राप्य उद्देश्य के नीचे हमारा आ गया ज्ञानात्मक, और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापिका के अंतर्गत यहाँ पर हमने उस पैराग्राफ को रखा हुआ है जिस चीज को हम समझाने वाले हैं, यानी कि कोशिका क्या है, उसका पूरा मीन्स कहाँ से लिया गया है, उस चीज को यहाँ पर हमने वो पैराग्राफ लिखा हुआ है। जब आप इस चीज को समझाएंगे उस समय जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, तो यहाँ रखा है हमने सभी छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर विधि और प्रविधि में हमारा है आप पढ़ा रहे हो, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जो जो क्रिया कर रहे हो उस चीज को रखा जाएगा व्याख्यान विधि। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आएगा, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जो इस पैराग्राफ में आए हुए हैं उस चीज को हम इस ब्लैक शीट पर लिख देते हैं। और साथ में जो भी हमारी सहायक सामग्री है वो हम यहाँ पर एक चार्ट के तौर से इसमें बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर्स के लिए हो गया, आपके टीचर्स के लिए हो गया, लेकिन ये बच्चों के हिसाब से हो गया। तो ये आप चार्ट पर ये ले जाओगे, रोलर बोर्ड आप ले जाओगे, उस पर ये लिख करके ले जाओगे, और ये आप एक चार्ट ले जाओगे या मॉडल ले जाओगे, उस चीज को यहाँ पर शो करना है एक चित्र के माध्यम से। तो ये तो इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ हमारा रह गया है पिछले पेज पर, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद हमारा यहाँ पर वही चीजें आएंगी, वही सारी चीजें जो हमने पिछले पेज पर लिखी हुई थी। जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है उसी पैराग्राफ से हमारे कुछ प्रश्न जो हैं वो तैयार होते हैं, उनको हमने यहाँ पर रखा है। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य में बोधात्मक। अब यहाँ पर हमने नंबर 1 प्रश्न हमारा आया उसी पैराग्राफ से संबंधित, उन्हीं को सबको रखते जाएंगे एक एक करके। अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा है। आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा, और स्पष्ट नजर आ रहा है ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है आप जूम कर लीजिए, या फिर मुझसे PDF इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रश्नों की संरचना कर ली जो कि बोधात्मक रूप में आता है। यहाँ उसके हमने छात्र क्रियाओं के अंतर्गत इसके उत्तर आ गए हैं। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। और ये जो हमने टॉपिक रखा है यहाँ पर इसमें ब्लैक शीट के अंतर्गत, तो ये जो है हमारा यहाँ पर इस पैराग्राफ से, पहले पैराग्राफ से संबंधित यहाँ पर जो भी चीजें आई थी उसको मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत हमने रखा हुआ है। और नीचे जो दूसरा पैराग्राफ जैसे ये वाला आया है हमारा, तो इसके भी पॉइंट्स इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ जिस चीज को आप समझा रहे हो, यानी कि उस चीज का ही फोटो होना चाहिए। यहाँ पर हमने रखा है उसका पूरा एक संरचनात्मक रूप में, जो कि कोशिका है क्या, उस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, अब इसी प्रश्न के अंतर्गत इतना मैं और आपको बता देती हूं कि जैसे ये प्रश्न हमने बना लिए दो तीन प्रश्न बनाने के बाद जो अंतिम प्रश्न होगा वो इस पैराग्राफ से नहीं होगा, वो आपको अगला पैराग्राफ तैयार करना है, इसीलिए थोड़ा सा अलग बनाना है। जैसे कोशिका के विषय में हमने बता दिया, अब कोशिका की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी आप कोशिका की संरचना के विषय से अवगत कराओगे बच्चों को, तो ऐसा ही क्वेश्चन रखना है हमें। तो जैसे यहाँ पर कोशिका की संरचना के विषय में क्या जानते हैं, तो यहाँ पर छात्र क्या करते हैं कि निरुत्तर हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। तो वही चीज आपका यहाँ पर अगले उसमें टॉपिक में आ जाता है। तो दूसरा जो टॉपिक आता है कि कोशिका की संरचना, यानी कि अब आप कोशिका की संरचना से बच्चों को अवगत कराओगे। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कि कोशिका की संरचना, और प्राप्य उद्देश्य में फिर से ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक के आगे ये हमारा एक दूसरा पैराग्राफ हो गया। और उसके बाद जब आप समझा रहे होते हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पर ये व्याख्यान विधि हो गई, और ये पूरा टॉपिक हमारा हो गया। यहाँ पर इससे संबंधित जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ हमने इससे संबंधित रह गया था उसको लिखा, कुछ हमारा दूसरा पैराग्राफ आया उसको यहाँ पर हमने रखा है छोटे छोटे पॉइंटों के आधार पर, और इसी चीज से संबंधित हमारी यहाँ पर एक छोटा सा चित्र हो गया। तो ये यहाँ पर हो गया। थोड़ा और नजदीकी से आप देख लीजिए इसको, ये इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा जो टॉपिक रह गया था, यानी कि पैराग्राफ हमारा आधा उसमें पिछले वाले पेज में आ गया, आधा हमारा इस वाले पेज में आ गया। तो हमें इसी तरीके से करना है, जो पैराग्राफ हमारा पिछले पेज में रह जाता है उसको आगे बढ़ते हुए ही हमें लिखते जाना है। तो यहाँ पर ये शेष पैराग्राफ हमारा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर वही सारी क्रियाएं आ गई। उसके बाद ये प्राप्य उद्देश्य वाले कॉलम में बोधात्मकता आ गई, यानी कि हमें प्रश्न लिखने हैं, और प्रश्न हमारे इसी तरीके से होने चाहिए कि अंतिम प्रश्न हमारा एक टॉपिक को डिसाइड करता है कि हमें अब अगला टॉपिक जो लेना है, यानी अगला पैराग्राफ जो लेना है वो कौन सा लेना है। तो उसी से संबंधित हमारा ये जो लास्ट प्रश्न आता है उसको रखना होता है। जैसे कि इसमें कोशिकाओं के प्रकार
प्रकार कौन से हैं, ये बच्चे नहीं जानते, इसीलिए यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक रखना है, तीसरा अब जैसे हमने यहाँ पर लिया है, इस तीसरे वाले कॉलम यहाँ पर पॉइंट को हमने लिखा है कि कोशिकाओं के प्रकार, इस तरीके से ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको रखा और इसके बाद हमने वही प्रक्रिया अपनाई है जो कि अभी पिछली बार अपनाई थी। सारे इसके प्रकार लिख दिए हैं, यहाँ पर वही हमारा आ गया, व्याख्यान विधि आ गई। इस जो रोलर बोर्ड आप लाएंगे उसके ऊपर ये लिखेंगे, उस पर पूरी शॉर्ट में हमें लिखना होता है और ये उसी से संबंधित हमने एक चित्र रखा हुआ है। तो अगले उसमें जो पैराग्राफ आएगा उसमें भी ठीक इसी तरीके से प्रक्रिया दोहराई जाती है। आपको और नज़दीकी से दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल नज़दीकी से आप देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से ये हमारी पूरी संरचना है इसकी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि फोर्थ टॉपिक हमारा आएगा आगे। यही हमारा टॉपिक जो रह गया था उस पैराग्राफ का, उसको कंप्लीट किया है, उसी से संबंधित प्रश्न लिखे हैं। अब ये हमारी अंतिम हमारी एक तैयारी है, यानी कि फोर्थ टॉपिक हमारा ये चल रहा था, तो उसी से संबंधित हमने यहाँ पर एक जो भी टॉपिक लिया है, पैराग्राफ लिया है, उसको यहाँ पर रखा हुआ है और उसी से संबंधित यहाँ पर हमने ये प्रश्न रखे हैं और सारी गतिविधियां इसमें रखी हैं। यानी आप प्रश्न पूछोगे, बच्चे इसका उत्तर देंगे और प्रश्न उत्तर विधि ये कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप रोलर बोर्ड का काम करेंगे, यहाँ पर ब्लैक शीट में छोटे छोटे आप संक्षिप्त रूप में एक जो भी इसमें शो किया हुआ है उस चीज को यहाँ पर रखेंगे और उसी से संबंधित यहाँ पर एक चित्र पेस्ट कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी यहाँ पर थी। आप चाहे इसमें 3 स्टेप बनाएं, 4 स्टेप बनाएं, 5 स्टेप बनाएं, ये आपके ऊपर है। यानी कि आप कितने भी पैराग्राफ ले सकते हो और उसको आप प्लान तैयार कर सकते हो। यानी कि 36 मिनट में हमारी जितनी तैयारी हो सकती है आप उतने स्टेप इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी एक प्लान की तैयारी हो गई। अंतिम प्रक्रिया जो इसकी होती है वो होती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। वो किस प्रकार है वो भी देख लीजिए। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत जितने भी आपने स्टेप रखे हुए थे, यानी कि पैराग्राफ रखे हुए थे, उन सभी से आपको 2-2, 3-3 प्रश्नों को रखना होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारा 8 से हम कम नहीं रखते हैं और 12 से ज्यादा प्रश्न हमारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट भी एक होती है इसके अंतर्गत। तो वहां पर हमने इन प्रश्नों को रखा हुआ है और ये सभी वही प्रश्न है जो कि हमारे हर स्टेप में यानी हर पैराग्राफ में आए हुए थे और इनको हमें यहाँ पर पूछना होता है बच्चों से। बच्चे इसका आपको उत्तर ब्लैक बोर्ड पर दोबारा नहीं लिखना होता, क्योंकि आप पहले ही उनको लिख चुके होते हो। बस बच्चों के प्रश्न आपको पूछना है और पूछने के बाद आपको ये अनुमान लगाना है कि हाँ आपने पाठ अच्छे से पढ़ाया है और छात्रों की समझ में आसानी से आ भी चुका है। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। अब बात आती है आपका जो सुपरविजन हुआ है वो किस आधार से हुआ है। आपको जो कमेंट दिए जाते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, पर्यवेक्षक की टिप्पणी यदि हो तो, इस तरीके से। जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं उस समय आपके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है आपके टीचर के द्वारा, प्रैक्टिकल में आपके जो भी एग्जामिनर्स आते हैं उनके द्वारा, कि आपने पाठ को किस तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर अगर आपका पाठ उनको अच्छा लगा है तो यहाँ पर गुड कमेंट्स आएंगे। अगर कोई भी कमी रह गई है तो आपको एक पुनर्वलन के आधार से यहाँ पर कुछ कमेंट्स वो नेगेटिव भी दे सकते हैं, वो कमी को देखते हुए। तो ये उनके लिए ये पॉइंट कॉलम होता है। और अंत में यहाँ पर होता है ये हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर वाला पॉइंट। ये इसलिए होता है कि यहाँ पर जब तक यहाँ पर चाहे वो एग्जामिनर्स हो चाहे आपके अपने टीचर्स हो, वो यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर देंगे तब तक आपका पाठ जो है अमान्य हो जाता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जब तक 3 एग्जामिनर्स जो आते हैं उनके तीनों सिग्नेचर यहाँ पर नहीं होते हैं, आपकी पाठ योजना नहीं मानी जाएगी कि आपने कुछ पढ़ाया भी है। इसलिए 3 सिग्नेचर्स का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ये पाठ योजना के विषय में बताया है और आप इस पाठ योजना को देखकर एज इट इज रख भी सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग और अपनी रुचि के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जैसे भी आपको लगा है, पसंद आया है या आपके लिए ये यूज़फुल है या आपके किसी फ्रेंड्स के काम आ सकता है, तो आप वहाँ पर इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अगर आपका कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी आपको एक टॉपिक पर वीडियो ज़रूर दे दूँगी। तो साथियों यही निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।